आज हम लोग करते हैं कि भारत के सामरिक तेल भंडार, इनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व। तो जैसे हम किसी भी चीज को आपातकाल में इस्तेमाल करने के लिए भंडार करते हैं, उसको रिजर्व रखते हैं, उसी प्रकार से देश के अंदर पेट्रोल भी भंडार किया जाता है। और उससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो मैंने दे रखे हैं, जिन जिन क्वेश्चन के आंसर आपको आज मैं क्लास में कराऊंगा। ये जो भारत में तेल भंडार के स्थान है जहां हम तेल को भंडारित कर रहे हैं, वो कहां कहां पर स्थित है ये देखेंगे। कब प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या इनका उद्देश्य है, और पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो क्या ये रिजर्व या भंडार उन्हें भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है, अब हम देखते हैं कि ये जो भंडार करने की अवधारणा है, यानी कि ये कंसेप्ट है, ये कब शुरू हुआ। तो 1973 के अंदर एक संकट हुआ था, उसे कहते हैं तेल संकट या उसे कहते हैं ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। 1973 में हुआ ये कि इजराइल और अरब देशों के बीच में एक युद्ध हुआ, उसे कहते हैं यौम कुपर युद्ध। इसे यौम कुपर युद्ध के नाम से जाना जाता है। असल में ये उनका त्योहार है, इजराइल में रहने वाले यहूदियों का एक धार्मिक पर्व है। जैसे हम लोगों का पर्व जो है वो दिवाली होता है, उसी प्रकार का एक बड़ा पर्व है। और चूंकि अरब देश इससे पहले इजराइल से युद्ध में हार चुके थे, तो उन्होंने योजना बनाई क्यों ना इस त्योहार के दिन इजराइल पर हमला किया जाए, क्योंकि त्योहार की वजह से यह लोग जो हैं उस दौरान अपनी सुरक्षा संभवतः उस तरीके से ना कर पाए जैसे कि सामान्य दिनों में करते हैं। इसीलिए 1973 का यह युद्ध जो है इसे कहते हैं यौम कुपर युद्ध। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं। एक तो सबसे पहले देखिए कि इजराइल कहां पर है। तो ये जो इजराइल है, मैंने पूर्व में भी आपको बताया हुआ, ये हमारी मातृभूमि है। और यहां से अगर इधर की तरफ चले, यानी कि इधर हमारा भारत है और इधर की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये राष्ट्र आता है जिसे कहा जाता है इजराइल। यहां पर दे रखा है मैंने, इसको और थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूं। तो ये जो इजराइल है, इजराइल के तरफ चारों तरफ जो देश हैं, जैसे मिस्र है जिसे इजिप्ट कहते हैं, इसके अलावा सऊदी अरब है, यहां पर जॉर्डन, ऊपर लेबनान और यहां पर ऊपर में ही सीरिया। तो मिस्र और सीरिया दोनों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। यह देश जो है छोटा सा राष्ट्र है, इसको इजराइल के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर जब हमला हुआ तो उसी हमले के दौरान इजराइल ने इन अरब देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया और पराजित भी कर दिया। परंतु ये जो अरब देश हैं, इन्हें ऐसा लगा कि इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल का साथ दिया है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य के अंदर पश्चिमी देशों को डराने के लिए इन्होंने निर्णय लिया, अरब देशों ने, कि हम तेल का निर्यात पश्चिमी देशों को नहीं करेंगे, यानी कि कच्चा तेल हम उनको नहीं देंगे, या देंगे तो बहुत कम। इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, पश्चिमी देशों के अंदर तेल का संकट पैदा हुआ। इसी को कहते हैं तेल संकट 1973 का। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है वो सब देशों को यह चिंता सताने लगे कि यदि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो तो ऐसे निपटा कैसा जाए। इसीलिए अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने निर्णय लिया कि अब से हम तेल को भंडारण करेंगे, तेल को इकट्ठा रख करेंगे, ताकि आपातकाल के दौरान उस भंडार में से तेल को निकालकर इस्तेमाल किया जा सके। अगला पॉइंट दे रखा है कि भारत के लिए क्यों जरूरी है ये। तो भाई, भारत का जो दुर्भाग्य है कच्चे तेल के मामले में वो ये है कि हम जो कुल तेल का उत्पादन करते हैं वो मात्र 20% करते हैं, और 80% जो कच्चा तेल है वो हम बाहर से मंगाते हैं। पश्चिमी अमेरिका से भी मंगाने लगे हैं, और ज्यादातर हम मंगाते हैं अरब देशों से, इसके अलावा ईरान से भी मंगाते हैं। तो भारत का मुख्यतः जो कच्चे तेल की या पेट्रोल और जो डीजल है उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति हम मुख्यतः करते हैं आयात के आधार पर। तो आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, और इसीलिए तेल की जो कीमतें हैं उनमें स्थिरता लाने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने, क्योंकि अगर पश्चिमी देशों के साथ में अरब देशों का झगड़ा होता है, जैसे खाड़ी युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर कहते हैं,
या अन्य कोई तनाव होता है, तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर भी वो कहीं संकट ना पैदा कर दे। इस दृष्टि से भारत ने भी निर्णय लिया कि वह भी अपने तेल के भंडार को संजोकर रखेगा। इसी संदर्भ के अंदर भारत में पेट्रोलियम भंडारों की शुरुआत का निर्णय लिया गया। और ये शुरुआत कब हुई, तो यहां पर कैसे दे रखे हैं कि 1990 के अंदर एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर या खाड़ी युद्ध। खाड़ी जो संबंध है या खाड़ी जो शब्द है, उस शब्द का संबंध जो है वो है फारस की खाड़ी से। और फारस की खाड़ी जो है या पर्शियन गल्फ जिसे कहते हैं, वह स्थित कहां पर है, यदि आप देखिए इसके अंदर, जैसे यहां पर हमारी मातृभूमि है और इधर की तरफ जो है ये हिस्सा, ये कहलाता है पर्शियन गल्फ और इसी को कहते हैं फारस की खाड़ी। तो दुनिया के अंदर जो तेल के भंडार है वो मुख्यतः कहां पर है, वो मुख्यतः जो है इसके चारों ओर, ऊपर की तरफ ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, ये प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं। इराक भी है इसमें शामिल। तो ये सारे के सारे जो है फारस की खाड़ी से ही कच्चे तेल का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब यहां पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसको गल्फ वॉर कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तेल का जो आयात है या तेल का जो एक्सपोर्ट है वो घट गया, जिसकी वजह से भारत के सामने भी ये संकट पैदा हुआ। इसी का संदर्भ हम देख रहे हैं कि भारत में क्यों जरूरत महसूस हुई। इस खाड़ी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत उछाल आया था, जिसके आयात में काफी वृद्धि हुई थी। और अगर हम पेट्रोल और गैस या फिर पेट्रोल और डीजल अगर हम महंगे दामों पर बाहर से मंगाते हैं, तो भारत की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के अंदर हर चीज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीजल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और यदि भारत के अंदर हम विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च करेंगे कच्चे तेल के आयात पर, तो देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है या फॉरेन रिजर्व है वो लगातार घटेगा। इसी चीज को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि हम भंडार बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने 1998 में निर्णय लिया कि हम स्ट्रेटेजिक या सामरिक ऑयल रिजर्व, इनका निर्णय लिया गया। देश में कहां कहां पर यह है और इसका संचालन कौन करता है, यानी कि इस भंडार को कौन सजो कर रखता है, तो उसके अंदर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो ये हमारे यहाँ पर एक अलग संस्था बनाई गई जिसका काम ही है कि ये जो स्ट्रेटेजिक हमारे रिसोर्स हैं, जैसे पेट्रोल है, तो उसका भंडार करने की जिम्मेदारी। भारत में कहां कहां पर है ये स्थित, इसको मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं। एक तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, मंगलोर जो कि कर्नाटक में है, इसे हम मंगलुरु कहते हैं, पदूर ये फिर कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा ये तीन तो प्रारंभ में स्थापित किए गए और उसके बाद चंडीखोल नाम की जगह ओडिशा के अंदर है, उसे भी चिन्हित किया गया और वहां पर भी हम भंडार स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 4 स्थान हैं। और साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा करी है कि राजस्थान के बीकानेर जो है वहां पर भी हम इस तेल का भंडार करेंगे। तो ये कहां कहां पर स्थित है, जरा मैं आपको इसके अंदर मैप के द्वारा इसको दिखा देता हूं। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो 2 तो हैं कर्नाटक में, जैसे आप यहां चित्र में देख रहे हैं, अभी आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। ये तो मैंने बड़ा नक्शा दिखाया ताकि आपको पता रहे कि हम कौन से राज्यों की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक 2, पुदूर और मैंगलोर। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, उनमें से एक राजधानी विशाखापट्टनम, ये भी तटीय क्षेत्र है। इसके उत्तर में है ओडिशा के अंदर चंडीखोल नाम की जगह को चिन्हित किया गया। साथ ही सरकार ने इच्छा जाहिर करी है कि वो बीकानेर जो कि राजस्थान के अंदर है, वहां पर भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व स्थापित करेगा। अब यहां पर इसके अलावा ये पॉइंट जो और दे दिया कि वर्तमान के अंदर
भारत में ये जो भंडारण क्षमता है वो कितने दिनों के लिए है? मात्र 13 दिनों के लिए है, जबकि अपेक्षा की जाती है कम से कम 3 महीने यानी कि 90 दिनों के लिए रहेगा। उसके लिए भारत को और अपने भंडार क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये हमारे पेट्रोलियम की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इसके अलावा इस रणनीतिक भंडार जो हमने ये बात कर रहे हैं, उसके अलावा 64 दिनों के लिए कच्चे तेल का भंडार सभी तेल कंपनियां जो है वो स्वयं भी रखती हैं। तो 64 दिन का मतलब ये हो गया कि ये 2 महीने के लिए तो सभी तेल कंपनियों के पास और भारत सरकार के पास 13 दिनों के लिए। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बार इसमें मैप के ऊपर दिखा देता हूं। ये जो स्थान है जिसमें विशाखापट्टनम, मंगलोर, पुदूर, चांडीखोल आदि है, तो यहां पर तो पहला मैप जो दे दिया वो दे दिया कर्नाटक का। यहां पर देख रहे हैं आप, तो कर्नाटक में किस जगह के ऊपर है? ये 2 जगह है, एक तो पुदूर, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पुदूर है, और दूसरा जो है ये है मंगलुरु, जिसे पहले मैंगलोर बोलते थे। तो यहां से कर्नाटक को मैंने इधर की तरफ आपको दर्शाया। इसके बाद आता है अगला वाला, अगला आ गया हमारा ये विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की स्थिति जो है यहां पर है, और आंध्र प्रदेश के अंदर जैसे मैंने 3 जगह ये रेड कलर बना रखे हैं राजधानी। आप ये जान रहे होंगे कि यहां पर जो है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, तो उन्होंने घोषणा करी है कि हम जो है 3 राजधानियां बनाएंगे, जिसमें एक कुर्नूल, एक अमरावती और एक विशाखापट्टनम। ये वो जगह है विशाखापट्टनम जहां पर हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व यानी कि जो हमारे सामरिक तेल भंडार भी स्थित है। यहां मैंने नेल्लोर को भी दिखाया। आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको पूर्व की क्लास में बताया था कि नेल्लोर जो जगह पड़ती है इसे कहा जाता है भारत की झींगा राजधानी, या इसे कहा जाता है स्क्रिम कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो खाने में इस्तेमाल होने वाला ये झींगा है इसका बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको ये कहते हैं। इसके अलावा एक आप मैंने बताया नवीनतम जो स्थापित किया जा रहा है वो कहां पर किया जा रहा है? नवीनतम जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है चांडीखोल के अंदर। तो ये चांडीखोल जो है जैसे मैंने यहां दिखा रखा ओडिशा, और यहां तो आपने नीचे देखा था ये स्थित कौन सा था? ये था विशाखापट्टनम, इसके ऊपर ओडिशा, और ओडिशा में जो इनकी कैपिटल है, जैसे कैपिटल कौन सी है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में फिलहाल कौन सी विश्व प्रतियोगिता चल रही है? वर्ल्ड मेंस हॉकी जूनियर कप का आयोजन किया जा रहा है। तो विश्व कप चल रहा है जूनियर हॉकी का वर्तमान में भुवनेश्वर में, और यहां पर कटक है, कटक के उत्तर में चलेंगे तो यहां पर है चांडीखोल। इसके अलावा एक और है जहां पर ये बता रहे हैं कि स्थापित किया जाएगा, वह कौन सा है? वह है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र चिन्हित किया गया है वह कौन सा है? बीकानेर। यहां पर मैंने बना दिया, इधर की तरफ आपको दिखाया गया था राजस्थान में कहां पर है, क्योंकि राजस्थान जो है यहां पर भी इस क्षेत्र में यानी कि इसके वेस्टर्न क्षेत्र अगर हम राजस्थान के करें, ये हिस्से जो है यहां पर भी हमें तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो इस दृष्टि से राजस्थान भी महत्वपूर्ण है तेल उत्पादन के लिए वर्तमान के अंदर। फिर आ गया अगला पॉइंट, भंडारण कहां पर किया जाता है, यानी कि ये जो हम स्टोर करते हैं, स्टोर कहां पर करते हैं? तो आमतौर पर जो गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं बहुत गहराई के अंदर। इसके अलावा जैसे अमेरिका में है तो वहां गुफाएं हैं जो समुद्र तल से नीचे बनी हुई है, उनके अंदर भंडारण किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, यानी कि एनर्जी उत्पन्न करता हो, जैसे गैस होती है या फिर पेट्रोल है, डीजल है, इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्रूड ऑयल स्टोरेज यानी कि ये जो स्टोर किया जाता है जमीन के नीचे पत्थरों की गुफाओं में बनाया जाता है, यानी कि इसके लिए जो टैंक बनता है वो गहराई के अंदर बनता है। भूमिगत चट्टान के वर्णों यानी कि भूमिगत चट्टान जो होती है और उसके अंदर जो रास्ते होते हैं वहां हाइड्रोकार्बन भंडार का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। भारत ने पहली बार भंडारण से तेल निकाला है। अभी हाल ही के दिनों में क्या निर्णय लिया गया, जो हम करंट अफेयर्स पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी न्यूज जो है आई है, वो न्यूज ये आई है कि भारत ने, अमेरिका ने, चीन ने, जापान ने और साउथ कोरिया, इन देशों ने निर्णय लिया है कि हाल के दिनों में जो प्रमुख तेल उत्पादन करने वाला ग्रुप है वह कौन सा है? वह है ओपेक।
ये कहलाता है तेल निर्यातक देशों का संगठन, या इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस संगठन के अंदर कुल मिलाकर 13 देश शामिल हैं और दुनिया के अंदर जो 50% और उससे थोड़ा सा ज्यादा जो तेल का उत्पादन है वो अकेले यही देश करते हैं। अब हाल के दिनों में इन्होंने उत्पादन नहीं बढ़ाया, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, तो अगर किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो उसकी कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति के आधार पर किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। अब जो डिमांड है, मांग है पेट्रोल की, वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो उसकी कीमतें बढ़नी शुरू होगी। अब मैं आपको वो देश भी दिखा देता हूं जो कहलाता है ओपेक। तो ओपेक के अंदर कौन कौन से देश हैं देख लीजिए। ओपेक के अंदर ये देश तो है एशिया के, जिसके नाम दे रखे हैं आपको ईरान। ये खाड़ी देश है, इसी को खाड़ी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ये हिस्सा जो है ये खाड़ी कहलाता है, ये हमारी मातृभूमि है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ईरान, कुवैत, कतर, अब कतर नहीं रहा, ये यहां पर जो लिखा हुआ है कतर ने सदस्यता जो है इसकी छोड़ दी है। इसके अलावा यूएई, जिसे कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, और सऊदी अरब, यानी कि 5 देश जो हैं ये कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब और लिखा हुआ है, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ईरान और एक और देश है इराक, ये नहीं लिखा हुआ है यहां पर। तो हम अगर देशों की बात करेंगे तो 5 देश ही बैठेंगे। कतर ने सदस्यता छोड़ दी है, तो अब कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और एक आ गया यूएई और सऊदी अरब। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, सबसे ज्यादा जो ओपेक के सदस्य हैं वो हैं अफ्रीका से। अफ्रीका में कौन कौन से? एक तो आ गया अफ्रीका के अंदर लीबिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। एरिया वाइज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है अल्जीरिया। इसके बाद नीचे की तरफ जो है ये आ रहा है नाइजीरिया। नाइजीरिया पॉपुलेशन के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कहलाता है। इसके नीचे की तरफ आ जाता है गेबन, और गेबन के साथ ही गेबन, और यहां पर है इक्वेटोरियल गिनी। ये इन्होंने नाम नहीं दे रखा, वो मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि इसे कहते हैं विषुवतीय गिनी। और एक आता है कोंगो। यहां पर जो है ये सारे सदस्य जो है वो यहां पर है, ये और देश में दिखा दूंगा। और इसके बाद नीचे की तरफ आता है अंगोला। और जो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में केवल एक ही देश है, कौन सा? वेनेजुएला। इक्वाडोर ने सदस्यता त्याग दिया। तो अब कुल सदस्यों की संख्या जो है, यदि मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो कुल सदस्यों की संख्या इस मैप के ऊपर, और आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगी। हमने ये किया जो मैंने आपको बताया, ये देखिए। तो यहां मैंने अफ्रीका के अंदर क्या है, अफ्रीका में ये 2 देश और शामिल कर लीजिए। कौन कौन से? यहां पर एक तो विषुवतीय गिनी, जिसे कहते हैं इक्वेटोरियल गिनी, और एक कहलाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो 2 तो उत्तर में थे जिनको कहा जाता है, कौन कौन से? 2 जो है वो तो कहलाए अल्जीरिया, ये अल्जीरिया और लीबिया। उत्तर में देख लीजिए, दोनों के दोनों हैं अल्जीरिया और लीबिया। और नीचे की तरफ जो है एक आ गया नाइजीरिया, ये रहा नाइजीरिया। नाइजीरिया के नीचे आएगा इक्वेटोरियल गिनी, ये इसको कहते हैं विषुवतीय गिनी। फिर गेबन आ गया यहां पर आ गया डीआरसी, जिसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और नीचे की तरफ जो है एक और देश आता है अंगोला, ये है। और अगर हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका के अंदर जो मैंने आपको जब ये कराया था कि क्रिप्टो करेंसी, तो मैंने आपको बताया था दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन से देश ने जारी करी थी, एक कंट्री ने। तो पेट्रो नाम की एक करेंसी जो है इन्होंने जारी करी थी, और देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में आप एक बात और ध्यान रखिए कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया कि दुनिया में जो पेट्रोल का भंडार है आंकलित, यानी कि एस्टिमेटेड, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वेनेजुएला का नाम आता है। पेट्रोल का प्रमुख उत्पादक, मेजर प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। तो वेनेजुएला सदस्य है। इक्वाडोर पहले सदस्य होता था, लेकिन अब इसने सदस्यता त्याग दी।
अब यहाँ पर तो और भारत सरकार ने भी क्या निर्णय लिया, जब ओपेक ने बात नहीं मानी तो अमेरिका ने और अन्य देशों ने जिसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने निर्णय लिया कि अपने रिजर्व भंडार जो है उनको हम खोलेंगे ताकि उसके तेल का इस्तेमाल आम लोग कर सके और जो कच्चे तेल की कीमत है वह नीचे आए। तो कच्चे तेल की कीमत में एक तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो उत्पाद शुल्क है वह घटाया, फिर कुछ राज्य सरकारों ने जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है उन्होंने भी घटाया, उससे कीमतें कम हो। और तीसरा काम क्या हुआ कि जो आपूर्ति है, सप्लाई है, उस सप्लाई को भी बढ़ाने का काम किया गया।